थोड़ा सा ज़्यादा धूप है। हाँ, एक अंगूठा आया है, करूं? हाँ, इस तरफ से देखो, इधर आओ, शुरू करूं? इधर आओ, जरा खड़े हो, इधर से सही दिख रहा है तुम लोगों को। इधर से? रोशनी आ रही है, लाइट है वहाँ पे। हाँ, लाइट जला दो, इसको बंद कर दो, या लाइट जलाओ तो कुछ रोशनी मारेगी। शुरू करें, 3 लोग देख रहे हैं। नमस्ते, मैं रामजी यादव, गांव के लोग नामक एक द्वैमासिक पत्रिका का संपादक हूं। पत्रिका बनारस से निकलती है। मैं एक कहानीकार हूं और विभिन्न मुद्दों पर, जो समकालीन मुद्दे हैं, उन पर लिखता हूं। साहित्यिक आलोचना के क्रम में किताबों की और हमारे दौर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन साहित्य की तरफ भी मैं लिखता हूं। और आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं कश्मीर के मुद्दे को लेकर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का 1 वर्ष पूरा हो गया। 1 वर्ष पहले धारा 370 हटाई गई थी और जिस तरीके की स्थिति कश्मीर में बनाई गई, जिस तरीके से कश्मीर की आवाम की तकलीफ़ें, परेशानियां, ज़िंदगी और रोज़मर्रा उनकी जिस तरीके से बाधित हुई, उन तमाम सारी चीज़ों को 1 साल हुआ है। आज उस काले दिन का जो 1 साल पहले शुरू हुआ है, आज उसकी सालगिरह है। और हम जब उसकी सालगिरह पर बात कर रहे हैं तो हमको यह बात सबके सामने साझा करनी चाहिए कि क्यों हम इस तरीके की बात कर रहे हैं। कश्मीर हमारे सामने, हम पूरब के लोगों के सामने एक रहस्य की तरह पेश किया गया है और उस रहस्य में धारा 370, कश्मीरी पंडित और तमाम सारी चीज़ें ऐसे रहस्य हैं जिन रहस्यों के आधार पर ही हम इन चीज़ों को देखने के आदी हो गए हैं और हम लगभग छानबीन की तरफ नहीं जाते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं होते। एक तो दूर है, सुदूर उत्तर में यह राज्य, और उस राज्य में भी स्थितियाँ इतनी उपद्रवकारी हैं, लगातार गोलीबारी होती रहती है कहीं न कहीं, और सामान्य तरीके से वहाँ जाया नहीं जा सकता था। जहाँ कभी कहा जाता था कि अगर ज़मीन पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, वो शायद जो शेर है कि अगर वो अगर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है। मैं उस शेर को नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन आज वह स्वर्ग किस तरीके का नरक बना है, इस स्थिति को हम 2 तरह से देखेंगे। और वहाँ के अवाम की हालत को, वहाँ के कश्मीरी पंडितों के मिथक को और तमाम सारी ऐसी चीज़ों को जो हम तक आते आते कुछ ऐसी सच्चाई के रूप में बन जाती हैं, जिन सच्चाइयों पर हमारा कोई मशवरा, हमारी कोई राय, हमारी कोई बात जो है काफ़ी विश्लेषण की मांग करती है कि हम वहाँ के प्रति अगर राय बनाएं तो किस तरीके से हमको छानबीन करना चाहिए। मित्रों, कश्मीर पर जब हम बात करते हैं तो कश्मीर तो बहुत पुराना, बहुत इस भारतीय सभ्यता का और भारतीय जो इतिहास है उसका एक बहुत बड़ा उथल पुथल वाला, कई तरह के षड्यंत्रों वाला और कई तरह के परिवर्तनों वाला एक राज्य रहा है। कश्मीर की तमाम सारी चीज़ें हमारे सामने बहुत इस तरह से हमारे सामने आती रही हैं कि जैसे कश्मीरी साल हो, कश्मीरी सेब हो, कश्मीरी केसर हो, तमाम सारी चीज़ें जो जनता के उत्पादन से निकलने वाली चीज़ें हैं उनसे भी हम वाकिफ़ हैं। और एक बहुत ही अद्भुत भौगोलिक अवस्था वाला वह राज्य, जहाँ जाने का मन करता है, जहाँ की झीलें चित्रों के जरिए से और
फिल्मों के जरिए से हमारा ध्यान खींचती हैं, हमको आमंत्रित करती हैं। जब हम उनको देखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे सामने एक सवाल आता है कि जो कश्मीर हमको दिखाया गया अपने प्राकृतिक रूपों में, वहाँ के जनजीवन की सहजता में, वह क्या वैसे ही है या उसमें कुछ रोप कर, उसमें कुछ मिलाकर, मिलावट करके हमारे सामने रखा गया। आप कश्मीर को जब मैं देखता हूँ, आप भी देखते हैं, तो निश्चित रूप से एक मानक तय करना पड़ेगा। आज 2020 है और 1947 में भारत से अंग्रेज़ों के जाने के बाद जब राज्यों का गठन हुआ, जब रियासतों का विलय हुआ और जब कश्मीर का भी सवाल आया, कश्मीर को लेकर आप जानते हैं कि जब धारा 370 का प्रावधान किया जा रहा था तो उसमें शेख अब्दुल्ला और मिर्ज़ा असलम बेग और डॉक्टर अंबेडकर और पटेल और तमाम सारे लोग जो है संविधान सभा में इस पर बहुत गहरी बहसें हुई, और ख़ास तौर से इसलिए कि इस पर जो पाकिस्तान का दावा था उस दावे के साथ क्या रवैया हो, यह देश किसके साथ रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बात आई कि अगर कश्मीर उस समय आत्मनिर्णय का, वहाँ की जनता को लेकर आत्मनिर्णय का सवाल उठा और उसको लेकर ये बात हुई। सरदार पटेल का ये दावा था, जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, कि अगर कश्मीर के लोग हमारे साथ नहीं होंगे तो हम उसी दम यहाँ से निकलेंगे, और उसके बाद अगर वे हमारे साथ हैं तो हम वहाँ से, वो हमारे देश का हिस्सा है। और इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि इतिहास में ये चीज़ें दर्ज हैं, नेहरू और पटेल के पत्राचारों में यह बातें दर्ज हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि कश्मीर को लेकर जो एक माने राजनीतिक जो संबंध इस देश के भीतर उस कश्मीर का है, उसमें धारा 370 का प्रावधान किया गया। धारा 370 के बहुत सारे विशिष्ट मायने हैं, लेकिन वो मायने धीरे धीरे खो गए। लेकिन जैसे हम ये देखते हैं कि कश्मीर पर से पिछले वर्ष जैसे ही धारा 370 हटाई गई तो फेसबुक और दूसरे जो सार्वजनिक मीडिया है, पब्लिक मीडिया है, उसमें बहुत सारे भक्तों ने वहाँ ज़मीन खरीदने और वहाँ की लड़कियों से शादी करने जैसे कुछ बहुत सारी चीज़ें, जैसे कश्मीर कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी जगह है जिसको उन्होंने जीत लिया और वहाँ जीती हुई तमाम सारी चीज़ों को वो अब अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ यह परंपरा बहुत पुरानी है, सिखाया यह गया कि समुद्र से, अगर हम कथा का सहारा लें कि समुद्र से निकला रत्न, समुद्र से निकला अमृत, समुद्र से विष निकला, और उसको बांटने के लिए माने धोखे से कि दोनों ने मेहनत की है, देवताओं और दैत्यों ने, लेकिन अमृत देना केवल देवताओं को है, दैत्यों को विष देना है ताकि वो मरें। माने मेहनत दोनों ने किया, लेकिन एक को मारने के लिए आप प्रतिबद्ध होने वाली व्यवस्था को आप मानते हैं कि दैवीय है, और एक ऐसी अन्यायपूर्ण समझ को अपने दिमाग में ऐसे रखते हैं जो कालांतर में पीढ़ियों से चलती हमारे भीतर जो है, कश्मीर को लेकर हो, चाहे उत्तर पूर्व को लेकर हो, चाहे दक्षिण को लेकर हो, चाहे हमारे समाज में जो जाति व्यवस्था है उसमें जो वंचित लोग हैं उनको लेकर हो, हमारी धारणाएं वैसी ही होती हैं, बेईमानीपूर्ण धारणाएं। उन बेईमानीपूर्ण धारणाओं को हमको खंडित करना चाहिए और हमको सच्चाई के पक्ष में जाना चाहिए। मित्रों, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे धारा 370 पिछले साल हटी है, लेकिन इससे पहले संघियों ने और बीजेपी का जो पूरा का पूरा आज आईटी सेल है, संघ का आईटी सेल है, और उससे पहले हिंदू महासभा और जनसंघ का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था और उनकी जो वैचारिक पद्धति थी, उन्होंने सबसे पहले किस चीज़ का सहारा लिया? देश के सारे जटिल मुद्दों के साथ उन्होंने झूठ और फर्जीवाड़े का सहारा लिया। उन्होंने अफवाहें फैलाई लिख कर और किताबें छाप कर, और हर तरह से ऐसी स्थितियों को उन्होंने प्रचारित किया जो बिल्कुल झूठ पर आधारित हैं। पिछले काफ़ी समय से उन्होंने कश्मीर को पहले तो आतंकवाद का उन्होंने गढ़ उसको बताना शुरू किया, और फिर उसके बाद कश्मीरी पंडितों के पलायन का मामला,
कश्मीरी पंडितों के पलायन का मामला जब हम देखते हैं, हम देखिए हम दूर के लोग हैं। एक बार मैं कश्मीर गया और एक बार जम्मू गया, तो मुझे वहाँ के जनजीवन में जो खास फर्क दिखाई पड़ता है कि जो वहाँ का अभिजन है, जैसे यहाँ का अभिजन है, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जातियों को छिपाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको जनेऊ के रूप में धारण करते हैं, कुछ लोग पगड़ी के रूप में धारण करते हैं। इसी तरीके से कश्मीर का जो पूरा अवाम है, वहाँ भी तरह तरह के मेहनतकश वर्ग का एक पूरा का पूरा जो हिस्सा है, और जो साधन संपन्न और ताकतवर लोगों का हिस्सा है, उसको अगर हम अलगा कर नहीं देखेंगे तो हमारे सामने भ्रम होगा। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कश्मीरी पंडितों के पलायन की जो कहानी गढ़ी गई, वो इतनी झूठ कहानी है। माना जाता है कि लगभग 2-2.5 लाख कश्मीरी पंडित वहाँ से वो देश के विभिन्न हिस्सों में गए। लेकिन मैं ये इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कश्मीरी पंडितों को के मामले को लेकर, और कश्मीर के जो लोगों ने लिखा, जैसे हरे कृष्ण कौल वहाँ के एक माने कहानीकार और उपन्यासकार हैं, और एक कहानीकार उपन्यासकार हैं चंद्रकांता, जो दिल्ली में रहती थी गुड़गांवा में, और उनका एक उपन्यास है कथा सतीसर। उन्होंने भी उस पलायन की बात कही है, और उन्होंने लगभग बायस होकर अपने उपन्यास, क्योंकि वो खुद कश्मीरी पंडित हैं, और उन्होंने इस तरह की चीज़ों को बायस होकर लिखा। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ जिस तरीके से वो जन सामान्य का विवरण देती हैं, उसमें कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिसको न केवल वो छोड़ रही हैं बल्कि जबरन बदलने की कोशिश कर रही हैं। इसी तरीके से मैं देखता हूँ कि जो बाद के लेखक हैं, उन्होंने भी कश्मीरी पंडितों को लेकर बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक अग्निशेखर हैं, कहीं नौकरी करते हैं, कवि हैं, अच्छे कवि माने जाते हैं, लेकिन जब कश्मीर का मामला आता है तो कश्मीरी पंडितों के मुद्दों को उठाते हैं। और एक ऐसी महिला का चित्रण करती हुई एक कविता का उन्होंने कई बार हवाला दिया, जिसको बीच से चीर दिया। अब जाहिर सी बात है, इस अपराध को, इस जघन्य अपराध को करने वाला वहाँ का कोई गरीब मुसलमान नहीं होगा। आप कल्पना कर सकते हैं, क्या भारत के दूसरे हिस्सों में कभी आपने गरीब मुसलमानों को गरीब हिंदुओं पर हमलावर होते देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि गरीब चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, और अमीर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, अपने स्वार्थ के लिए वो हमलावर होता है, और अपने मतलब को वो रेपिस्ट होता है, वो हत्यारा होता है, और तमाम तरह से वो आपकी हर चीज़ को छीन लेना चाहता है, आपके श्रम को बेईमानी से छीन लेना चाहता है, आपकी इज्जत को हड़प लेना चाहता है, आपके सम्मान को हड़प लेना चाहता है, और आपके जो माने आपके अधिकार हैं उनके प्रति झूठ फैलाकर आपको गलत साबित कर देना चाहता है। ये प्रवृत्ति है, इस देश की प्रवृत्ति है, क्योंकि यह देश वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के विचारों से इतना गले तक, मैंने दिमाग में वो इतना भरा हुआ है कि पूरा दिमाग में वही कुछ है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब वो कहते हैं तो उनका आशय ये होता है कि हम लोगों को देश मैंने अपना वो छोड़ना पड़ा। लेकिन सच आप देखिए कि मैं जितने कश्मीरियों को जानता हूँ, दिल्ली में रहा 13-14 साल, और वहाँ बहुत सारे कश्मीरी मेरे मित्र हैं। आप जानते हैं बहुत सारे कश्मीरी विभिन्न जगहों पर गए। दिल्ली में आप देखिए M.K. रैना है, बहुत बड़े नाटककार हैं, और तमाम सारे ऐसे लोग जो है आप बहुत पहले जानते होंगे, दिल्ली में लखनऊ में रतननाथ सरसार, जिन्होंने फसानाए आज़ाद लिखी, वो भी एक कश्मीरी परिवार के व्यक्ति थे। वो तो जब ये मामला था ही नहीं, तब उसके बहुत पहले की बात है, पिछली शताब्दी की बात है। और प्रेमचंद ने उनको आज़ाद कथा के नाम से उनके उस उपन्यास का अनुवाद किया। और कुल मिलाकर जो है, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि कश्मीरी पंडितों का मामला इसलिए संदिग्ध है कि वे धीरे धीरे उन्होंने देखा कि कश्मीर अब जो है जब मैंने टर्मोइल का शिकार हो रहा है, उपद्रव का शिकार हो रहा है, तब उन्होंने अपने लिए विकल्पों की तलाश की। उन्होंने दिल्ली चुनी, बम्बई चुनी, और तमाम सारे ऐसे शहरों को चुना जहां वो जाकर वो रह सकते हैं बेहतर तरीके से। और एक साथ 10-20 हज़ार 50 हज़ार लोग निकले, और जब वो स्थापित हो गए तो उन्होंने फिर दूसरे लोगों को भी कहा कि यहाँ आओ, यहाँ जमने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में चित्तरंजन पार्क के आसपास और तमाम सारी ऐसी कॉलोनियों में कश्मीरियों की बहुत बड़ी तादाद है जो बहुत सम्मान के साथ रहते हैं। और उनके बारे में कहने वाले तो कुछ यह भी कहते हैं कि उनके मकानात भी वहाँ हैं, जिसको उन्होंने तमाम सारे सरकारी संस्थानों को वो किराए पर उठा रखा है, वहाँ से उनको पैसा जाता है, और तमाम सारी चीज़ें हैं।
तो लेकिन कश्मीरी पंडितों में कईयों की हत्याएं हुई, बहुतों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ और ये सवाल राष्ट्रीय स्तर पर उठना चाहिए था, लेकिन इसका नैरेटिव बदल दिया गया। इसका नैरेटिव ये कर दिया गया कि मुसलमानों ने वहाँ के कश्मीरी पंडितों को भगा दिया, जबकि यह सच बिल्कुल नहीं है। वहाँ के हम जब इतिहास को देखते हैं तो आप देखिए कि कश्मीर में जब दाहिर के आने से पहले वहाँ के तमाम सारे जो शासक हुआ करते थे वो हिंदू शासक थे, और वहाँ बौद्धों का भी एक संरचना अगर आप समाज की देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ है, इतना बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये तमाम सारी चीज़ें जो है समय के साथ साथ हुई हैं, और फिर धर्म के आधार पर वहाँ जिस तरीके से शासकों का, बहुत सारे शासकों ने राज्य की गद्दी संभाली, उसके बाद उन्होंने धर्मांतरण किया, और बहुत सारे उनके जो है सक्सेसर थे, उनके वारिस थे, उन्होंने वो किया। और इस तरीके से उनकी एक जनता थी, व्यापक जनता थी, और वो राज्य के भीतर की कहानी, राजसत्ता के आसपास की कहानी तो खूनो कत्ल गारत की कहानी है, और वो षड्यंत्रों की कहानी है, और अमानवीयता की हद पार करने वाली तमाम सारी ऐसी हत्याओं की कहानी है जो आपको बहुत सारी चीज़ें मने बहुत तरह से सोचने पर विवश करती है। लेकिन वहाँ के साथ साथ यह है कि शासकों ने जनता के साथ जो उनका संबंध था, वह जनता जो कि हमेशा हर काल में वो ज़मीनों पर काम करती है, वो मिलों में काम करती है, फैक्ट्रियों में काम करती है, उस जनता का पक्ष बिल्कुल ही रह गया। और जब हम ये देखते हैं कि सन 47 के बाद जब कश्मीर को एक रहस्य बनाया गया, जब एक तरफ कश्मीर का चित्रण बहुत रोमांटिक तरीके से किया जा रहा था, और दूसरी तरफ जो है वहाँ संघ के सिर उठाने वाली ताकतों ने जिस तरीके से अफवाहों और फर्जी और झूठे तथ्यों का प्रचार शुरू किया, तब भी हम देखते हैं कि वहाँ की जनता का सवाल कभी उठा नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या कश्मीर में केवल कश्मीरी पंडित रहते हैं? नहीं, वहाँ जो पिछड़े रहते हैं, क्या उन्होंने कभी आरक्षण की मांग की? कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने अपने लिए और दूसरी किसी शिक्षा की मांग की? आप कल्पना कर सकते हैं कि नौकरियों और तमाम सारी जगहों पर उन्होंने बेरोजगारी और इस तरह के सवाल उठाए, कभी उनके सवाल को उठने दिया गया? निश्चित रूप से इन सवालों के उठने का कभी दौर ही नहीं आया। ऐसी चीज़ों को नैरेटिव बनाकर पेश किया गया कश्मीर का, जो कश्मीर की जनता से बिल्कुल दूर दूर तक उनका रिश्ता नहीं था। लेकिन आज जबकि एक साल होने जा रहा है, हम देखते हैं कि इन एक वर्ष में इस जो समय बीता है उसमें कश्मीरी जनता के साथ क्या हुआ, तो बहुत भयावह बात होती है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले दिन CAA आंदोलन चल रहा था कश्मीर में, मैंने लखनऊ में 2 कश्मीरी युवकों को जो कि कंबल बेच रहे थे, शाल बेच रहे थे, उनको पकड़कर यहाँ जो मैंने CAA समर्थक थे उन्होंने पीटा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कश्मीर से केसर बेचने वाले, हींग बेचने वाले, कश्मीर से कपड़े बेचने वाले जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, जो घूम घूम कर अपने परिवार का पेट पालने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं, वो निश्चित रूप से कश्मीरी पंडित नहीं हैं। वो वहाँ का वह समाज है, उस समाज के हिस्से हैं जिसे आप बिहार में सामाजिक न्याय आंदोलन का भागीदार मानते हैं। लेकिन उनका सवाल नहीं है। उनको हर जगह उनको रंग के आधार पर, भौगोलिक आधार पर कश्मीरी पंडितों और OBC के रंग में फ़र्क नहीं है, मौसम के आधार पर फ़र्क नहीं है वहाँ। लेकिन जब वो जाते हैं तो उनकी पहचान बिल्कुल समझ में आ जाती है कि वहाँ का मेहनतकश है। और कश्मीरी पंडित तो जाहिर सी बात है, वो अपने लिए तरह तरह की चीज़ें, जब मैदानों में जो आता है पहाड़ों से, उत्तराखंड से बहुत सारे लोग मैदानों में आए हैं, दिल्ली में बसे हैं, बम्बई में भी बस गए हैं थोड़े बहुत, और तमाम सारी जगहों पर गए, लखनऊ बसे हैं। जो एक बार पहाड़ से नीचे उतरता फिर उसको पहाड़ पर चढ़ने का मन नहीं करता। जो कश्मीरी पंडित एक बार देश के विभिन्न हिस्सों में गए, उन्होंने वहाँ की मुख्यधारा में अपने आप को बनाया, और मुख्यधारा में ही नहीं बनाया, वैचारिक स्तर पर उन्होंने संघ का साथ दिया, उन्होंने BJP का साथ दिया, उन्होंने हिंदू नैरेटिव को गढ़ने का एक ऐसा प्रयास किया जिससे कि एक झूठ उनके जीवन का, वो देश का, कश्मीर का सच हो जाए। इससे हम सारे लोगों को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। आप देखिए कि पूरा का पूरा ये जो
माने नैरेटिव गढ़ा गया 370 का। 370 का नैरेटिव इसलिए गढ़ा गया ताकि कश्मीर में इस तरह के उपद्रव पैदा किए जाएं जिससे कि वहाँ तमाम सारे जीवन का जो ढांचा है और जो उनकी दिनचर्या है, उनका जो चलने जो राह चल रही है उसको डिस्टर्ब किया जाए पूरी तरह से, और फिर वहाँ राजनीतिक अस्थिरता ले आकर किसी पूरे उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग वहाँ ज़मीन खरीद रहे थे, भक्तों की वो टोलियाँ जो ज़मीन खरीद रही थीं, उन्होंने कभी यह सोचा है कि जिस देश का शासक वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी अपने देश की सारी संपदाओं को जो जनता ने पैदा किया, जो एक लंबे अरसे तक मेहनत करके उन्हें पूरी उसकी पीढ़ियां गुजर गईं, जिन्होंने रेल बनाया, जिन्होंने बांध बनाए, जिन्होंने तमाम सारे माने कारखाने बनाए, वो सारे कारखाने कुछ घरानों को दिए जा रहे हैं, अडानी और अंबानी को। तमाम तरह से उनको बेल आउट दिया जा रहा है, तमाम लोग उस पैसे लेकर देश की जनता का भाग रहे हैं, और वे लोग हर जगह यहाँ के पहाड़ों को, छत्तीसगढ़ का पहाड़ हो, झारखंड का पहाड़ हो, बिहार की ज़मीन हो और तमाम सारी चीज़ें हों, उन सबको उनका एकाधिकार जो है बनता जा रहा है। चाहे गोंदिया का पूरा जंगली इलाका हो, चाहे छत्तीसगढ़ में जो दंतेवाड़ा का इलाका हो, जगदलपुर का इलाका हो, सब जिसको देते जा रहे हैं। तो 370 हटने के बाद कश्मीर की वो तमाम सारी चीज़ें, कश्मीर की वो तमाम सारी संपदाएं, कश्मीर की वो तमाम सारी ज़मीनें इन कारपोरेट हाउसों को दिया जा सके, उनका रास्ता खुले 370 के हटने का यह एक सबसे बड़ा राज है। और इस राज को नैरेटिव इसलिए नहीं बनने दिया गया क्योंकि जिस मीडिया को आप देख रहे हैं, जो कश्मीर में 370 हटने के बाद वो उत्सव मनाता है, जो कश्मीर से वो धारा 370 हटने के बाद माने एक तरह से नंगा नाच करता है, वो मीडिया क्या है? वो मीडिया यहाँ के अंबानी, अडानी और तमाम सारे टाटा, बिरला और सिंघानिया और बजाज और उसके साथ साथ संघ और बीजेपी का आईटी सेल है। वो उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से हम फेसबुक पर तमाम सारे लोगों को गालियां देते देखते हैं। बस यह है कि वह पब्लिक प्लेटफार्म एक ऐसा है जहां सीधे सीधे गालियां नहीं दी जा सकती हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि सर्कस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक एंकर दूसरे किसी वक्ता या और जो दूसरा व्यक्ति उसमें शामिल होता है उसके साथ मारपीट के लिए तैयार हो जाता है, कुछ तो बोलने का ही समय नहीं देते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा चल रहा है मामला, उस मामले में हमको देखना ये चाहिए कि कश्मीर में असल में हो क्या रहा है। आपने पिछले वर्षों में देखा होगा, कठुआ में एक बच्ची के साथ, जो चरवाही परिवार की बच्ची थी, उसके साथ मंदिर के एक पुजारी ने रेप किया, उसका बेटा उसमें इन्वॉल्व था, उसका भांजा इन्वॉल्व था और एक पुलिस वाला इन्वॉल्व था। और जब उनके ऊपर मुकदमा हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई, तब आप देख रहे थे कि बीजेपी के तमाम सारे लोग राष्ट्रीय झंडे के साथ इस बात का विरोध कर रहे थे और उनको निर्दोष साबित कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि बाकी मुद्दों का क्या हो सकता है। एक ऐसी बच्ची जो स्कूल नहीं जा सकी, जो अपने परिवार के आजीविका के साधन में एक कड़ी बनकर जो है वो काम कर रही है, उसको किस तरीके से अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा और उसके अपने जीवन में अपनी इज्जत गंवानी पड़ी, ऐसी ही स्थितियां हैं। कश्मीर को लेकर जिसको हम डल झील और शिकारे की नगरी बोलते हैं या उस तरह का बोलते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने एक विद्रूप की तरह खड़ी हैं। आज विद्रूप की तरह इसलिए खड़ी हैं कि जो ताकतें, जिनको जीवन की तमाम सारी बेहतर स्थितियां जिनके लिए बननी चाहिए, उनकी बेहतर स्थितियों की कभी कोई बात नहीं हुई। जब आप देखते हैं कि बहुत बड़ा झगड़ा चलता है, किसी जगह से लड़ाइयाँ चलती हैं किसी एक देश से दूसरे देश में, तो वहाँ के गरीब से गरीब आदमी का जो सवाल है या जेन्युइन सवाल जो है, उस सवाल की तरफ शासक वर्ग ध्यान नहीं जाने देता। ये उसकी सबसे बड़ी फेल्योरनेस है। आप जानते हैं कि तमाम सारा जो डिजिटलाइजेशन वो करने की बात थी, आधार कार्ड से इसको जोड़ने, खाते को जोड़ने और ये करने और फिर पैन कार्ड से जोड़ने की जो पूरी की पूरी कवायद है, उस कवायद में आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को एक पिछले साल तो
एक माने लड़की चावल भात कहते कहते भात भात कहते कहते अपनी माँ से मांगते मांगते मर गई और कोटेदार ने उसको इसलिए राशन नहीं दिया क्योंकि उसका आधार कार्ड सत्यापित नहीं था। ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश के तमाम तथाकथित विकास को वो करती हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ बीच में कि कश्मीर का जो रोजगार सूचकांक है और वहाँ के माने राज्य के स्तर माने राज्यों के बीच में जो तुलनात्मक अध्ययन है कि यहाँ रोजगार कितने हैं, तो स्वतः रोजगार के मामले में कश्मीर की जनता बहुत आगे है। और कश्मीर का जो रोजगार सूचकांक में नंबर है वो उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र से कम नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वहाँ के लोग जो अपने छोटे छोटे स्तरों पर जो काम कर रहे हैं, जिस पर किसी तरीके से बड़ी पूंजी का कोई वर्चस्व नहीं है, उस बड़ी पूंजी के वर्चस्व के न होने के कारण लोगों के जीवन में माने बेहतर और अच्छे और बेहतर रोजगार की संभावनाएं हैं और बेहतर आय की संभावनाएं हैं। लेकिन जिन जगहों पर हम देखते हैं कि बहुत चौड़ी सड़कें बनी, जिन जगहों पर बहुत बड़े बड़े मॉल्स बने, जिन शहरों में, जिन राज्यों में, और जिन जगहों पर बहुत फ्लाईओवर्स बने और दूसरी चीज़ें बनी जो दिखावे माने जो जिस पर कि पूंजीपतियों का कब्जा है और जिस पर या तो सरकार का है, वो उसको इन्होंने जो विकास कहने की बात की, वहाँ की स्थितियों को आप देख रहे होंगे। बिहार को मैं एक उदाहरण के तौर पर कह सकता हूँ, मध्य प्रदेश को एक उदाहरण के तौर पर कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश को एक उदाहरण के तौर पर कह सकता हूँ कि पूरे देश की जो औद्योगिक नगरियाँ या औद्योगिक शहर हैं, बम्बई है, हैदराबाद है, मद्रास है, या वापी है, या गुजरात का अहमदाबाद है, या तमाम सारे सूरत वगैरह और दिल्ली, आपने देखा होगा कि एक महामारी आई, जिन मजदूरों के दम पर अट्टालिकाएं तनती जा रही हैं, उन मजदूरों को वहाँ से पैदल निकलना पड़ा। और उस पैदल निकलते हुजूम को बसें न मिलें, रेलें न मिलें, तो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर सारे के सारे साधन इस सरकार ने और तमाम सारी राज्य सरकारों ने बंद कर दिया। अमानवीयता की शायद इतनी बड़ी घटना हमारे देश को दूसरी बार देखने को मिली है, जहां पूरी तरह से जनता सड़क पर थी। महिलाओं ने वहाँ प्रसव किया सड़कों पर, उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनको कहीं किसी को पानी पिलाने वाला नहीं, लेकिन बहुत सारी संस्थाओं, बहुत सारे लोगों ने बाहर निकलकर काम भी किया। हमने देखा कि मानवता का जो एक स्तर है हमारे जीवन में, कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार, हमारे व्यवहार के बीच से वो निकलती है कड़ी। उस कड़ी ने बहुत बड़ी भूमिका भी निभाई। लेकिन सवाल तो मरते नहीं कि मजदूरों का पलायन क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ इतनी बड़ी पूंजी लगी हुई थी कि उस बड़ी पूंजी के मुनाफे को जो लोग दिन रात बढ़ाते हैं, उस बड़ी पूंजी के पास इतना दम नहीं है। मैं हमेशा भारत को लंगड़ा पूंजीवाद कहता हूँ, लंगड़ा पूंजीवादी देश जिसके पास साखी पर टिका हुआ है, जिसमें विदेशी निवेश का जो पैसा है, जो अमेरिका का पैसा है, जो और तमाम सारी जगहों का पैसा है, जो IMF और वर्ल्ड बैंक का पैसा है, वो तमाम सारा पैसा अगर नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि भारत की अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से मैंने हाईजैक किया है तमाम सारे लोगों ने, वो हाईजैक कर पाती। वो तमाम सारी चीज़ें, यहाँ के जितना शोषण जो है यहाँ की जनता का मेहनतकश का होता है, उससे कई गुना ज़्यादा उसके नाम पर लिया गया कर्ज जो कि वापस न करना पड़े, छूट मिले, विश्व बैंक से लिया जाता है। और ये तमाम सारे जो मैंने सिंडिकेट बनता है, जो इस तरह की तमाम सारी चीज़ों को अपने काबू में रखना चाहता है, वो लगातार जो है हमारे देश की जनता को सड़कों पर जाने के लिए विवश करता है। अभी फिर दबाव ये बने हुए हैं, अभी फिर दबाव ये बना हुआ है, जीवन का सवाल बना हुआ है कि वे मजदूर जो लौटे थे लॉकडाउन के दौर में, वो कैसे, अब कहाँ जाएंगे, उनका सवाल क्या होगा। अभी मैंने पिछले दिनों पढ़ा कि बनारस में जो ट्रेनें बम्बई और अहमदाबाद जाती हैं, वो ट्रेनें लगातार भरी हुई जा रही हैं। माने आपदा के दौर में उनको बाहर भगा देने वाले लोगों का काम न उधर चल रहा है, न यहाँ कोई सरप्लस है कि यहाँ चल जाए, कोई बचत नहीं है। अंततः हमारे देश की जनता को इतना मजबूर करने वाला शासक वर्ग आज मंदिर बनवा रहा है, वो धोखा देने का लगातार काम कर रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं है, वो सारे के सारे काम जो है
नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ी हुई तमाम सारी ताकतें कर रही हैं, वो बिहार का जो मुख्यमंत्री कर रहा है, वो तमाम सारे जो लोग कर रहे हैं, हम लोगों को देखना चाहिए कि वही हालत जो देश के विभिन्न हिस्सों की हालत है, कमोबेश वही कश्मीर की हालत है। और 1 साल से आप जानते हैं कि वहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि धारा हटाई गई और उस प्रदेश को बांट दिया गया 2 हिस्सों में, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उस जो है बनाए गए, और वहाँ पर सेना लगा दी गई। किसी भी तरीके के जन अभिव्यक्ति के लिए वहाँ कोई जगह नहीं। सौभाग्य या दुर्भाग्य से जो भी कहिए कि लोगों ने ये मान लिया था कि अब हमारा कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए वो सड़कों पर नहीं उतरे। यह शासक वर्ग की असफलता तो इतनी बड़ी है कि मैं क्या कहूँ, लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि लोगों से कम्युनिकेशन का वो छीन लिया गया। मुझे याद है जब मैं गया था जम्मू में और कश्मीर में, तो फ़ोन नहीं लग रहा था यहाँ से, और मैंने देखा कि जो प्रीपेड है वो फ़ोन वहाँ काम नहीं करता है, पोस्टपेड केवल काम करता है। पोस्टपेड बहुत कम लोग लगाते हैं, और वहाँ के लोगों के पास भी पोस्टपेड नहीं होगा, क्योंकि कंपनियों ने, टेलीकॉम कंपनियों ने कस कर लूटा है, और लोगों ने सोचा कि जो पैसा है उसी से काम चलाओ। तो ऐसे में उनके पास जैमर लगा दिया गया उनके फ़ोन पर, इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई, और भीतर जो चीख है, जो भुखमरी है, उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई, होने ही नहीं दी गई। और आज भी उसको सफलता के तौर पर भुनाने का जो काम चल रहा है, पूरे के पूरे देश का जो जनादेश है उसको हड़प लेने का जो काम किया गया उसके नाम पर, वो निश्चित रूप से हमारी उस उदासीनता का भी परिणाम है, जिसमें हम अपने देश के एक हिस्से के बारे में, वहाँ के लोगों के वास्तविक संघर्षों के बारे में नहीं जानते, और हम अपने जीवन के सहज नैरेटिव के रूप में उनको नहीं शामिल करते। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हम भूलने के शिकार हो जाते हैं, और हमारे सामने जैसे तैसे गलत तथ्य कोई भी रखता है और हम उसको देखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर की आवाम, भारत की राजनीति हो या पूरी दुनिया की राजनीति हो, हम देखते हैं कि राजनीति से किसी को कोई फ़ायदा हो चाहे न हो, लेकिन जब राजनीति का रूप बिगड़ता है तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब आदमी को झेलना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि जब हिंदुत्व का उभार होगा, जब दंगे कराए जाएंगे, तो जो रिक्शे वाला जिसने राजनीति का नाम अपने ज़बान पर बहुत सहजता से कभी नहीं लिया होगा, वो हो सकता है अपनी दाढ़ी की वजह से मारा जाए, या हो सकता है कि जो ठेला लगाने वाला व्यक्ति है वो अपनी टोपी की वजह से मारा जाए। तो इस तरीके से इतने खतरनाक मोड़ पर पहुंची हुई है राजनीति, लेकिन राजनीति के बगैर काम भी नहीं चल सकता, क्योंकि जो राजनीति ऐसे गरीब लोगों को मार रही है, वही राजनीति जब पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करती है, तो इन्हीं लोगों को आंकड़ों में बदलकर, वो इन लोगों की भुखमरी को दिखाकर, इनकी ज़रूरत को दिखाकर पैसे हासिल करती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो संविधान से ऊपर वो अपने आप को कर लेती है। तो मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोगों को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। कश्मीर के विद्रूप को जिस तरीके से हमारे सामने दिमाग पर मढ़ दिया गया है, उसको सोचना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए। कश्मीरी अवाम की जो तकलीफ़ें हैं, उसको अपने तकलीफ़ों के बरक्स हमको देखना चाहिए, और लगातार किस तरीके से हमारी भूमिका एक बन सकती है, एक देसी, एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है चिंतन करने और संघर्ष करने वाले लोगों की, जो जनता की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसको हम लोगों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। और दूसरी चीज़ यह है कि उस झूठ को तो हमको कभी नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है ही नहीं कि कहीं भी कोई, जब एक ऐसी पार्टी या ऐसी सरकार जो एक ऐसा नैरेटिव, ऐसा काम कर रही है कि जिसमें जनता का हित तो कहीं जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन पूंजीपतियों का हित, कारपोरेट घरानों का हित जुड़ा हुआ है, वो कश्मीर जैसे नाजुक मुद्दे को वो बिना उनके लाभ के कैसे कुछ कर सकती है, कैसे छेड़छाड़ कर सकती है। निश्चित रूप से जो कश्मीर की कृषि व्यवस्था है, जिसमें अपार लाभ है, आप जानते हैं कि वहाँ के बागानों पर काबिज होने के लिए, वहाँ के तमाम सारी जो है संपत्तियों पर काबिज होने के लिए, घरानों की जिस तरीके से उनकी लालच जो है टपकती है, जिस तरीके से उनकी लार टपक रही है, और जिस तरीके से सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, वो धारा 370
जिसको उन्होंने पहले एक माने विशेषाधिकार माने ख़त्म हो गई थी लगभग, उसका कोई बहुत मायने नहीं था, लेकिन उन्होंने उसको हटाने का काम किया और फिर जो है हटाने का काम किया और उसके बाद जो है उन्होंने कहीं जो है इसको जनता को आज़ादी नहीं दी, उन्होंने जनता के ऊपर कर्फ्यू लाद दिया। कर्फ्यू का आज 365 दिन है और अभी पता नहीं कितने समय तक इस तरह की स्थितियां बनी रहेंगी। हमको उसके पीछे के निहितार्थ को समझने की सख्त ज़रूरत है कि दरअसल ये जो जो हो रहा है ये कारपोरेट की ताजपोशी के लिए हो रहा है, कश्मीर में पांव जमाने को लेकर हो रहा है। किसी शायर ने कहा था कि है बात फ़कत इतनी दुनिया न समझ पाई, पर्दे पे तमाशा है पर्दे में तमाशाई। तो इस तमाशाइयों का ये दौर जो है उसको और तमाशे को दोनों को ठीक तरीके से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे तो हम अपने देश के एक बहुत बड़े सवाल को अपने से दूर कर देंगे। और निश्चित रूप से जब हम एक पूरी मानवता का, जहाँ की देशों से भी ऊपर उठकर मनुष्यता का सवाल है, जहाँ की सर्वहारा वर्ग के हितों के सुरक्षा का सवाल है, वो तमाम सारी चीज़ें हम जो है उसको ठीक से नहीं कर सकते। कश्मीर का सर्वहारा हो, चाहे बंगाल का सर्वहारा हो, चाहे बिहार का सर्वहारा हो, चाहे उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र का सर्वहारा हो, सभी सर्वहाराओं के सवाल एक हैं। वो सवाल हैं कि पूंजी के वर्चस्व और पूंजी की गुलामी से मुक्त एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन व्यवस्था पर और उत्पादन के निर्णयों पर सर्वहारा वर्ग का प्रभुत्व हो। और तमाम सारे जो निजीकरण की बात है, अस्पतालों का निजीकरण हो, चाहे स्कूलों का निजीकरण हो, चाहे रेलों का निजीकरण हो, इस तरह के निजीकरण का खात्मा हो। सारी चीज़ें सरकारी जो मशीनरी है उसके तहत हों और जन विरोधी न हों, वो जनता की पक्षधर हों। अभी हमने देखा कि किस तरीके से कोरोना के दौर में अस्पतालों की सारी व्यवस्था चरमरा दी गई और ओपीडी को बंद कर दिया गया और छुआछूत का मामला तो यहाँ तक बढ़ा कि जिसको हम जाति व्यवस्था का एक रोग समझते थे, वो एक आज वायरस ने ऐसे कर दिया कि अच्छे लोगों को अस्पतालों में डॉक्टरों ने देखने से मना कर दिया। हम देखते हैं कि क्यूबा से डॉक्टरों का दल जाता है इटली में और वहाँ रोकथाम में लगा हुआ है, वहाँ मनुष्यों के जीवन को बचाने में लगा हुआ है। लेकिन भारत का जो डॉक्टरों का वर्ग है वो इतने घटिया मानसिक लेवल तक पहुँच गया कि वो अपनी जान के डर के मारे उसने अपने दायित्व से मुंह मोड़ लिया। ये तमाम सारे सवाल हैं जो हमारे सामने कश्मीर के संदर्भ में खड़े होते हैं, क्योंकि कश्मीर को भी कारपोरेट का गुलाम बनाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। वहाँ विरोध की कोई भी आवाज़ न उठेगी, विरोध की कोई आवाज़ न उठे, इसके लिए सेना को लगा दिया गया है और जनता को जनता के खिलाफ लगा दिया गया है। मुझे लगता है कि जनता से जनता का हित लगातार एक है। जनता को जनता के हित में खड़े होने की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत है और विजय पाने की ज़रूरत है। धन्यवाद। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ।